हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं वापस। कंफर्म करो फटाफट, आर यू बैक? आकाश, मेघा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक बार फटाफट ओके डाल दो, सब आ गए हो? लव, दव्या, यस, अंगी, दिव्या, फरिया, विवेक, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। केएमपी, केएमपी की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय की मैनेजर पर्सनल? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इन रिलेशन टू अ कंपनी केएमपी मींस सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अलग से डिफाइन कर चुका हूं, और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। इसमें और एंड का इतना खेल मत करना, जरूरत नहीं है। इन जनरल समझना कि इन तीनों में से जो भी होगा वो केएमपी बन जाएगा। और द कंपनी सेक्रेटरी, मतलब का और नहीं, सॉरी, एंड, ये एंड है। कंपनी सेक्रेटरी भी हमारा केएमपी है, होल टाइम डायरेक्टर भी हमारा केएमपी है, सीएफओ भी हमारा केएमपी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। आगे क्या लिखा है? डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड कह देगा कि ये बंदा केएमपी है तो वो केएमपी है, प्रोवाइडेड वो एक लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए बोर्ड के। पता चले बहुत जूनियर लेवल पे काम कर रहा है और बोर्ड कह दे ये हमारा केएमपी है, वो नहीं चलेगा। क्लियर? सो दिस इज जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। ओके ओके, नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कि सर क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है क्या? सपोज मैंने एक कंपनी बनाई, एस एस प्राइवेट लिमिटेड। कैन, माय क्वेश्चन इज, कैन दिस कंपनी बी लिस्टेड? Yes or no? Can this company be listed? जल्दी से बताओ, yes or no? Angi saying yes, private company can be listed. Okay, let's see for more answers. Tell me fast. Yes, a company can be listed. Private. Shivam. Mehak is saying no. Mehak is saying no. Honey, yes. Divyesh, no. So still I can see there are some mixed answers. Yes, yes. Shrividya, yes. Akash, yes. Megha, yes. Bhushan is saying no. Akhila is saying no. Snehal is saying no. Okay, stop writing. Kindly focus. Can a private company be listed? Answer is yes. It is listed. But these are not dealing or trading on day-to-day basis on a recognized stock exchange like NSE, BSE. That is why we are not able to see those companies on a daily basis. इसीलिए आपका आंसर निकल रहा है नो। आज आप ट्रेडिंग देखते हो रिलायंस कंपनी की, आज आप ट्रेडिंग देखते हो इन्फोसिस कंपनी की, लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी की ट्रेडिंग देखते नहीं हो। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या लिस्टेड होने का मतलब सिर्फ ये है जो आप जिनकी ट्रेडिंग रोज में देखते हो? नहीं सर, लिस्टेड का मतलब है एनी सिक्योरिटी कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब है एनी सिक्योरिटी कैन बी लिस्टेड, एनी सिक्योरिटी कैन बी लिस्टेड, राइट? राइट, यस इट कैन बी लिस्टेड, यस यस यस, डेट, एब्सोल्युटली गुड अंगी, वेरी वेरी गुड। तो ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी का कभी कभार डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया जाता है। सर डेट सिक्योरिटीज मतलब क्या? सिंपल, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है मुंबई में, मैं मुंबई में गया, मैंने बोला यस बैंक को लोन दो, लोन दो, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें डेट सिक्योरिटीज इशू कराओ, और कल को हमें डेट सिक्योरिटीज किसी और को ट्रांसफर करनी हो, लोन ट्रांसफर करना हो, तो आप इसकी लिस्टिंग करा दो, आप इसकी लिस्टिंग करा दो। पब्लिक उसके अंदर डील नहीं करता है, एक लिस्टिंग होती है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस की तरह कि प्राइवेटली उसको लिस्ट कराओ। एंड आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, जिसका मन हो वो चेक करना, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बीएसई पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है जो कि प्राइवेट है, बीएसई पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है जो कि प्राइवेट है, तो आप उसको एक बार चेक करना इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट यस, प्राइवेट कंपनी कैन बी लिस्टेड, राइट? सो अगर आपसे कल को कोई पूछेगा कि सर प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है क्या, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है, समझते हैं जरा।
एक सेकेंड, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी, a company, so a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. क्या मैंने ये बोला कि यहां पे पब्लिक कंपनी लिखा है? क्या मैंने ये रीड किया कि लिस्टेड कंपनी मींस एनी पब्लिक कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड? नो, आई सेड अ कंपनी एंड अ कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट एंड पब्लिक. सो अगर प्राइवेट की डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कराते हैं तो ये प्राइवेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है. हाँ या ना? हाँ या ना? सो इसके आगे को मैं बात बढ़ा रहा हूं, इसके आगे की बात बढ़ा रहा हूं. अब एक प्राइवेट कंपनी, आपने बोल दिया मेरी प्राइवेट कंपनी को जिसने यस बैंक से लोन लिया था कि ये लिस्टेड है. अब मुझे बताओ कि क्या मुझे परेशान होना चाहिए? यस, क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस बहुत होते हैं, एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस बहुत होते हैं, और मेरी तो सर एक प्राइवेट कंपनी है. अब आप मेरी प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड बोल रहे हो और सारे सारे कंप्लायंसेस जहां जहां लिस्टेड लिखा होगा लॉ में, यू विल से दैट यू विल आल्सो हैव टू कंप्लाई. व्हाई? बिकॉज माय प्राइवेट कंपनी इज फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. So now, as per you and what we have concluded, my private company will have to go for all the compliances. Is it fair? Is it right? Is it ease of doing business in India if a private company has to go for all the compliances? Answer is no. Answer is no. So ये चीज रिकॉग्नाइज करी गई और एक नया प्रोविजो लाया गया. रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, पहले ही आ चुका था. प्रोविजो ने बोला ठीक है, टेंशन मत लो, चिल्लाओ मत, ईज ऑफ बिजनेस के लिए हम एक प्रोविजो लेके आते हैं. क्या? Such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed companies. और उसके अंदर आया रूल नंबर 2A as per company specification of definition detail rules 2014. और ये रूल ने आके क्या बोला कि ये कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन के लिए नीचे दी गई कंपनीज, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज shall not be considered as listed. तो मेरी प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन में गिर रही थी 252 के, लेकिन प्रोविजो आया और प्रोविजो ने उस प्राइवेट कंपनी को बाहर निकाला उस डेफिनेशन से और बोला खुश रहे, अब तेरे को कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है. तो देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज है. फर्स्ट, पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. पहली कंडीशन क्या कि भैया पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं अभी. हाँ, इसके अंदर कुछ पब्लिक कंपनी की भी एग्जेम्पशंस है. तो उस पब्लिक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट दे हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज. सर नॉन कन्वर्टिबल क्यों? क्योंकि कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कंडीशन मीट नहीं हो पाएगी. इसीलिए नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज विच आर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन. अंदर के नाम ना लर्न करो तो चल जाएगा. ठीक है. Second, a public company which has issued non-convertible redeemable preference shares. Again, कैसे इशू किए थे आपने? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. मेरा केस था ना, जैसे यस बैंक को दे दिया मैंने, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, मैंने कोई पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करी. क्लियर? सो दीज कंपनीज आर इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड वो जो इशू हुआ है शेयर, वो हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एज पर द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन. क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब मेरा एक सवाल है आपसे कि इन्होंने यहां पे लिखा नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टिबल वाला इशू तो क्लियर है, क्योंकि कन्वर्ट हो गया तो फिर इक्विटी शेयर में हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी. सर रिडीमेबल लिखा है. माय क्वेश्चन इज, कैन अ कंपनी इन टुडेस टाइम इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स? इंडिया में क्या एक कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है क्या? यस और नो. इफ यू फील यस इररिडीमेबल है तो यस लिखो, वरना नो लिखो. लिखो फटाफट. नो. मेघा सेज नो. नो. श्वेता ऑल्सो सेज नो. अन्य ऑल्सो सेज नो. कोई यस है किसी का आंसर? नो 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 नो. वेंकट, पवन, आकाश, हर्ष. ठीक है. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद बेसिक्स. ये हम चीज पढ़ते हैं इंटर लेवल पे भी, और 12th में भी सीबीएसई में चीज पढ़ाई जाती है 11th के बेसिक्स 11th और 12th में, कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल डिबेंचर्स इंडिया में पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो ये आपको पढ़ना है कि ये पब्लिक कंपनी ने ये दोनों प्रकार के इशू किया हुआ है. उसने इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया, लिस्टेड नहीं कराया, तो उस केस में हालांकि उसकी ये दोनों सिक्योरिटीज लिस्टेड है, बट वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में से बाहर हो जाएगी और उसको कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी विच हैज लिस्टेड
नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशंस। तो जैसा पब्लिक का था सेम टू सेम प्राइवेट का है, राइट। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड। अच्छा, मेरे को एक और क्वेरी है, देखते कोई आंसर कर पा रहा है क्या कि सर यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे यहां लिखा है। कैन एनीवन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? यहां पे ऐसा क्यों नहीं लिखा प्राइवेट कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हैव लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज? कैन एनीवन ट्राई टू अटेम्प्ट कि ये वाली चीज यहां पे क्यों नहीं लिखी गई है? लेट्स सी। नहीं आ रहा किसी का जवाब? चलो मैं बता देता हूं यार, प्राइवेट कंपनी पे रेस्ट्रिक्शंस होती है, वो पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकती इक्विटी शेयर्स वगैरह देने के लिए। हम ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 में भी अब आगे पढ़ने वाले हैं। पब्लिक कंपनी करती है ना ये काम, तो पब्लिक के साथ पब्लिक को शेयर्स देना, वो सारे काम पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है 271 में, पर ये 268 की डेफिनेशन में आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इसीलिए ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है इस डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी, राइट। नेक्स्ट, यस यस यस, आ गए आंसर, आ गए, बिकॉज उनके लिस्ट होते हैं, एक सेकेंड, होते ही नहीं है इक्विटी शेयर। गुड मैक, बट बेटर आंसर इज जो बाकियों ने कहीं कहीं ने दिया है कि उनके आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जतिन करेक्ट। हर्ष, इट इज नॉट नेसेसरी टू लिस्ट द शेयर्स, नहीं वो कर ही नहीं सकते, नेसेसरी नहीं, कर ही नहीं सकते। पवन गुड। जतिन कॉन्ट्रेक्टरी हो जाएगा, बिल्कुल सेक्शन 2 क्लॉज 68 से कॉन्ट्रेक्ट मार जाएगा। मनन, ओनली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, यस दैट इज अलाउड, बट मेन हमें बोलना है कि 268 में आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं पब्लिक के साथ डीलिंग। यस अंगी गुड, पर्पस डिफीट हो जाएगा, गुड गुड गुड। प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं कर सकती, यस, लेकिन अपने को यह समझना है कि 268 का उसका सोर्स है, क्यों नहीं लिस्ट कर सकती, पब्लिक के पास क्यों नहीं जा सकती पैसा मांगने, क्योंकि 268 मना करता है। क्लियर? सो ओके, एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक्स, गुड। आगे थर्ड, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करे बट whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction specified in 23 subsection 3। सर सेक्शन 23 तो हमें याद ही नहीं है, ये तो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे, उसमें बात करी गई है फॉरेन जुरिस्डिक्शन की। तो अगर आज मेरी पब्लिक कंपनी ने सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स को लिस्ट कराया है, बेशक इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराया है, अरे सर लेकिन सिंगापुर में कराया ना, इंडिया में तो नहीं कराया ना, तो बाहर करो ना इसको लिस्टेड कंपनी में से। तो इसलिए ये सी ने कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? लिस्टेड कंपनी ओके? यस नेहल गुड, ठीक है, लिस्टेड कंपनी तक क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओपीसी, व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन कंपनी? अच्छा, ये जो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन करी, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट यू शुड नो, बिकॉज ये पता होना चाहिए, आईसी आपसे पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट, ओपीसी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हुआ तो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करो। ओके, तो ओपीसी में एक मेंबर है। अच्छा, अब आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे एज प्रिस्क्राइब्ड, आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे एज प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब कौन करता है? रूल्स करते हैं, तो उस चैप्टर के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? तो पढ़ो, प्राइवेट कंपनी, नो अविनाश, नो नो नो, प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर्स कैसे लिस्ट करेगी? उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ो, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। अरे भैया, प्राइवेट कंपनी पहले तो एक कंपनी है ना, फिर उसके अंदर मैं कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डालूंगा तो वो प्राइवेट बनेगी या फिर पब्लिक बनेगी। तो सबसे पहले इट इज अ कंपनी विथ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसको मारो गोली, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। मेन बात पढ़ो, एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स, मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर कुछ चीजें लिखी गई होती है। क्या? फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब कंपनी, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, हो सकते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है जैसे पब्लिक कंपनी के शेयर है।
सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि वर्ड दिया गया है रेस्ट्रिक्ट, ना कि प्रोहिबिट। सर रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे प्रोहिबिट लिख देता तो मैं बोलता कि एक बार जो प्राइवेट कंपनी ने शेयर इशू कर दिया फिर वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया है रेस्ट्रिक्ट। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते जैसे पब्लिक कंपनी के होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आप मैं मेरी आज एक प्राइवेट कंपनी है तो मैं उसको सेल कर सकता हूं शेयर्स को, बट फ्रीली ट्रांसफरेबल पब्लिक में जाके नहीं सेल कर सकता, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होता है वो। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। मतलब सर ओपीसी में तो एक मेंबर है, देख लो ओपीसी काम एक जो बेसिक फंक्शनिंग होती है ओपीसी की वो प्राइवेट की तरह ही होती है, बस फर्क क्या आता है ओपीसी में एक मेंबर है और एक प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 200, मैक्स टू मैक्स 200। सर क्यों? अरे भाई अगर 200 से ऊपर लेके जाना है इसका मतलब बड़ी कंपनी है, फिर पब्लिक बनाओ ना, प्राइवेट में क्यों रहते हो? क्लियर? सो मैक्सिमम 200। अब इन 200 में से हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है उसके बारे में दो प्रोविजो आते हैं। फर्स्ट प्रोविजो, वेयर टू और मोर पर्संस होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी, मतलब इन अ प्राइवेट कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। सर एक शेयर है, एक नई नई शादी हुई थी मिस्टर एक्स की और मिसेस एक्स की, अब उन्होंने ना मिलकर एक शेयर खरीद लिया। अब उस शेयर का होल्डर दो माने जाएंगे या एक माना जाएगा? तो ज्वाइंट होल्डर को हम एक ही मानेंगे। सर क्यों? अगर आप ज्वाइंट होल्डर मान लोगे ना तो 200 की लिमिट, सॉरी इंडिविजुअल मान लोगे तो 200 की लिमिट जल्दी पूरी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, मतलब फिर बहुत जल्दी वो लिमिट पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ज्वाइंट वालों को हम एक ही मान लो, ताकि आपके पास बचे हुए 199 अलग आप जनों को दे पाओ। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड प्रोविजो। अच्छा एक चीज जनरल बता रहा हूं, जब भी प्रोविजोज आते हैं ना तो पहला जनरली होता है प्रोवाइडेड दैट, सेकेंड होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तीसरा चौथा देखोगे तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तो वो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है, हम कौन सा प्रोविजो पढ़ रहे हैं। पेपर में याद मत करना फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो, गलत लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखना कि एज पर प्रोविजो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो अब मैं बोल रहा हूं सेकंड प्रोविजो में क्या लिखा है, persons who are in employment of the company। वर्ड्स पे प्लीज ध्यान दे, who are in मतलब ये प्रेजेंट एम्प्लॉइज है, are in मतलब ये प्रेजेंट एम्प्लॉइज है, and persons who have been formerly मतलब past, formerly in the employment of the company। आगे, they were members of the company while in that employment, that मतलब past employment, that मतलब past employment and have continued to be members after the employment ceased। मतलब सर पिछले साल जैसे 2022 में वो एम्प्लॉइज थे। जुगल इंडिविजुअल ट्रांसफर होता है, शेयर डीड बनती है, ट्रांसफर डीड बनती है, ट्रांसफर होते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। यस हनी, अगर दो इंडिविजुअल को ट्रांसफर हुए तो दो अलग अलग काउंट होंगे, ज्वाइंट ट्रांसफर हुआ तो ज्वाइंट ही काउंट होगा, एक ही काउंट किया जाएगा। ओके आगे ध्यान दो, अगर एक बंदा लास्ट ईयर कंपनी में एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय था और जिस टाइम वो एम्प्लॉय था उसके पास शेयर्स भी थे, लेकिन आज वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, क्या आज भी वो एक्सक्लूड किया जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है पढ़ो, दे शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। सो प्रेजेंट मेंबर्स, प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स एंड पास्ट एम्प्लॉइज जो मेंबर्स थे बट आज हमारे एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या दिया है? फॉर्मरली, मतलब पास्ट में, तो उनको हम बोलेंगे भैया ठीक है तुम जो है हमारी लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो 200 की है उसके अंदर मत आओ। सर क्यों? अरे कंपनी में ईसॉप होता है, आपको पता होगा, ईसॉप में बहुत सारे एम्प्लॉयज को शेयर दिए जाते हैं, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी ने ईसॉप कर दिया या किसी को भी शेयर्स इशू कर दिए तो उस केस में उसकी 200 की लिमिट बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब तीसरी बात क्या कह रहा है देखो, आर्टिकल्स में और चीज क्या लिखनी है, आर्टिकल शुड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक को नहीं बोल सकती आओ हमारे शेयर्स खरीदो, आओ हमारे सिक्योरिटीज खरीदो, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? और यहां पे वर्ड क्या है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मीन्स नो मीन्स नो, रेस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा, प्रोहिबिट। तो ऐसे आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीनों चीजें होती है, क्या?
restriction to transfer the shares, limit on number of members, and prohibition to invite public for subscription of securities. Am I clear? Am I clear? सर ज्वाइंट होल्डर ने आगे दो इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर लिए तो वो दो काउंट होंगे ना? यस. हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो गया देन भी दो ना. अरे भाई हस्बैंड वाइफ का अगर सेपरेशन हो गया तो अपने को देखना है होल्डिंग बुक के रिकॉर्ड्स में क्या है. अगर वहां पे भी सेपरेट हो गया तो फिर दो काउंट हो जाएंगे. पॉइंट बी समझ में नहीं आया? अच्छा वो कह रहे पॉइंट बी. ओके प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. देखो सिंपल सी बात है कि एक कंपनी में उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, एक कंपनी है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर उसके एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है. एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं. शेयर्स क्यों दिए जाते हैं? एक इंसेंटिव की तरह. भैया कंपनी का अच्छा काम करो, कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो आपको भी फायदा मिल जाएगा, आपको शेयर्स दे रहे हैं हम. तो इन एम्प्लॉयज को हम एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल यू काउंट 200 लिमिट, व्हाइल यू काउंट 200 लिमिट, राइट. अब ये कौन से एम्प्लॉयज एक्सक्लूड करने हैं? आपको दो प्रकार के, जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयज है प्लस उनके पास शेयर्स है. अरे भाई शेयर्स ही नहीं होंगे तो ये बात उठेगी नहीं मेंबर वाली. या सेकंड, जो पहले एम्प्लॉय थे, पास्ट एम्प्लॉय थे और उनके पास उस टाइम शेयर्स थे और आज उन्होंने वो छोड़ दिए कंपनी, बट स्टिल हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे. क्या ये बात समझ में आई है? स्नेहल, हनी, दोनों को ये बात समझ में आई है? यही कह रहे हैं बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट. ठीक है. अगर सर 200 से ऊपर जा रहा है नंबर तो फिर पब्लिक में कन्वर्ट कराओ, मोर देन 200 है तो पब्लिक में कन्वर्ट कराओ. ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया, समझ आ गया. आगे बढ़े. यस सर. अच्छा सर प्राइवेट कंपनी तो समझ आ गया, पब्लिक कंपनी क्या? अरे भाई जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक. तो पढ़ो, पब्लिक कंपनी मींस a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. ये कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, मारो गोली. अब ये जो प्रोविजो है ना, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं. एक कंपनी में है, मेरे को बनानी है ए लिमिटेड, ठीक है. अब मैं दिमाग लगा के सोच रहा हूं, मनन, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ ESOP इफ शेयर इज नॉट फ्रीली मार्केटेबल फ्रॉम बायबैक पर्सपेक्टिव. देखो ESOP का फायदा सिर्फ ये नहीं होता कि आपको आगे बेचना है, आपने भी तो नेटवर्थ बढ़ा रहे हो ना. और फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है बट ट्रांसफरेबल तो है ना. मार्केट में जैसे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं सेकेंडरी मार्केट एक्सचेंज में, वैसे ट्रांसफरेबल नहीं है बट ट्रांसफर तो होते ही है ना. आप किसी को बेच सकते हो. आज कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज मैं जानता हूं बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके शेयर्स में खरीद सकता हूं आज उनके होल्डर से उस वैल्यू पे, राइट. बायबैक भी कर सकती है मनन, वो कंपनी की कॉल है. ठीक है. ये स्नेहल, उनके पास शेयर है बट उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं 200 की लिमिट से. क्यों? क्योंकि वो एक इंसेंटिव दिया जा रहा है आपको कि आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर दो और आपके 200 की लिमिट हम पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के इसमें एम्प्लॉयज को शेयर दिए जाते हैं और अगर मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा तो उस केस में मेरे 200 की लिमिट बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी. ठीक है. यस मेगा, ऑल्सो फ्यूचर में कंपनी लिस्ट हो जाए. वेरी वेरी गुड, मेगा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया. आज एक प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा काम करती है. अरे आप देखते होंगे ना, अभी आईपीओ चल रहे हैं, अभी मामा अर्थ का आई थिंक आईपीओ है, अब उसका ऑफर डॉक्यूमेंट देखना, ऑफलोडिंग होती है शेयर्स की, एम्प्लॉइज अपने शेयर्स बेच देते हैं पब्लिक में और करोड़पति बन जाते हैं. तो ये सब भी तो होता है. यस मेगा, वेरी वेरी गुड. ठीक है, आगे बात बढ़ा रहा हूं मैं जरा इस प्रोविजो को समझने के लिए कि मैं हूं इसका ओनर. अब मैं ना सोच रहा हूं, मैं बहुत गहरा सोच रहा हूं कि यार मेरे को बनानी तो पब्लिक कंपनी है, बट पब्लिक कंपनी बनाऊंगा तो बहुत कंप्लायंसेस आ जाएंगे. तो एक काम करता हूं ना, मैं एक बनाता हूं ए प्राइवेट लिमिटेड और मैं ए प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर खरीद लेता हूं. मतलब ये मेरी सब्सिडियरी बन जाएगी, ये मेरी सब्सिडियरी बन जाएगी और मैं इससे काम करता रहूंगा. ये मेरी होल्डिंग कंपनी. वहां से उठ के आया प्रोविजो टू सेक्शन 2 क्लॉज 71. उसने कहा इधर आओ, क्या क्या सोच रहे हो भाई ये? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्लानिंग सोच रहा हूं. प्रोविजो ने कहा भाई मेरी बात सुन, तूने अगर ये प्राइवेट कंपनी बना दी
जिसकी होल्डिंग एक पब्लिक कंपनी है, तो इसको हम पब्लिक मान लेंगे, हम इसको डीम करेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है। फिर मैंने रिप्लाई दिया, मेरा रिप्लाई क्या था, ओनर ने क्या रिप्लाई दिया, मैं हूं ओनर, मैंने रिप्लाई दिया बट सर इस कंपनी का जो आर्टिकल्स है ना उसके अंदर वही सारी रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन है जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 में पढ़ी हमने। प्रोविजो ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजो ने कहा तेरा रिप्लाई बहुत बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट रहे, तेरे को हर जगह कंप्लायंसेस पब्लिक कंपनी के करने पड़ेंगे। ये टैक्स प्लानिंग और ये कंपनीज एक्ट की प्लानिंग रोकने के लिए ये प्रोविजो आया सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्या ये प्रोविजो समझ में आया है आप लोगों को? एक सेकेंड, अब क्वेरीज आ रही है। ओके, लेट सपोज आई एम होल्डिंग 210 शेयर्स एंड एवरी शेयर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल पर्सन, सो नाउ इट वोंट बी एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। जुगल अपना फोकस है नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नहीं। महक उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महक उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट पब्लिक कौन कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक अपने अपने कंप्लायंसेस कर रही है। इस केस में फर्क पड़ेगा क्योंकि ये बचने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है, ये प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग रोकनी होती है। ठीक है, यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब इसको एक बार आप रीड कर सकते हो घर पे, कुछ नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। सर ये एसोसिएट्स होती है तब भी पब्लिक मानते? नहीं 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 हनी, क्यों? एसोसिएट में थोड़ी ना, मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 6 में थोड़ी ना ये प्रोविजो बोला, मैंने तो 271 में बोला, 2 क्लॉज 6 में नहीं बोला। When a private company acquires Bhushan, when a private company acquires public listed, it also becomes listed. No Bhushan, it depends. जब तक वो खुद लिस्ट नहीं कराएगी तब तक वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। और ये सारी चीजें क्लैरिफाई करी जाती है व्हेन द एक्विजिशन एग्रीमेंट इज मेड। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसका ड्यू डिलीजेंस होता है, उसमें हम चेक करते हैं। बिकॉज भूषण उस केस में कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी के रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, तो वो भी अपने को एनालाइज करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए। बट ऐसे नहीं कि मैंने अक्वायर कर लिया तो मैं आज से लिस्टेड, ना 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 ना, लिस्टिंग एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन जाती है एनएससी बीएससी को। क्लियर, हम सब ओके? नाउ अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी और नीचे 277 रिलेटिव। सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी। इसका क्या मतलब है? आज अगर एक कंपनी के लिए कोई रिलेटेड पार्टी है तो वो तभी है जब वो 276 में आएगा। कौन कौन, देखो। सबसे पहले एक डायरेक्टर, तो ध्यान से यहां पे मैंने क्या बोला, अ डायरेक्टर। क्या मैंने बोला होल टाइम डायरेक्टर? क्या मैंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर? ना, कोई भी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर की एक पोजीशन है। इस डायरेक्टर की पोजीशन में आने के बहुत सारे तरीके हैं, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो, तू मेरा रिलेटेड पार्टी। क्लियर? और हिज रिलेटिव, रिलेटिव को मैं अभी 2 मिनट में डिफाइन करूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 77 में नीचे। नेक्स्ट, हनी फिर उस केस में हट जाएगी, उस केस में हट जाएगी, सब्सिडरी का रिलेशन खत्म होते ही वो चीज हट जाएगी। ठीक है, सब्सिडरी है तो 277 का, एक सेकेंड, अगर सब्सिडरी है तो वो 271 का प्रोविजो लगेगा, बाकी नहीं। ओके, आगे डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। नेक्स्ट, अ केएमपी और हिज रिलेटिव। तो डायरेक्टर और केएमपी और उनके रिलेटिव उठा लिए। केएमपी को मैं डिफाइन कर चुका हूं 251 में। नेक्स्ट, अ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ऐसी फर्म जिसके अंदर मेरे कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर या उन दोनों का कोई भी रिलेटिव एक पार्टनर है। सर वो पार्टनर बेशक 0.1% प्रॉफिट शेयरिंग के लिए हो, स्टिल वो फर्म मेरे लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, स्टिल वो फर्म मेरे लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, मैं अपनी कंपनी के रिलेशन में बता रहा हूं, मेरे कंपनी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक, मैं अपने रिलेशन में एक प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर रहा हूं, इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर।
दो चीजों का ध्यान रखना, यहां पे मैं सिर्फ किसको पकड़ रहा हूं, डायरेक्टर मैनेजर को, यहां पे मैंने केएमपी को छोड़ दिया, राइट। एंड डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव, यहां पे भी और हिज रिलेटिव। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर वो क्या है, मेंबर। सर अगर एक शेयर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास चाहे एक शेयर हो चाहे 100% होल्डिंग हो, वो एक मेंबर तो है ना। तो उस केस में वो प्राइवेट कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी। और डायरेक्टर, तो मेरा डायरेक्टर, मेरा मैनेजर या उनका रिलेटिव वहां पे डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, सर पब्लिक कंपनी हुई तो क्या, तो पढ़ो, अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर। सबसे पहली कंडीशन क्या लगाई, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर मेरा डायरेक्टर या मैनेजर, वहां पे एक डायरेक्टर है, मेंबर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर भी बोल रहे हैं, मेंबरशिप की कंडीशन आगे आएगी, वो वहां पे डायरेक्टर है। एंड मतलब एक और कंडीशन कंप्लाई करनी है, क्या, होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो मतलब उस पब्लिक कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है, अच्छी खासी मतलब मोर देन 2%, मोर देन 2% एक थ्रेशोल्ड है, कंपनीज एक्ट ने बनाया है, ये 184 में भी आएगा। तो उस केस में वो पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, any body corporate whose board of directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction or instructions of a director or manager। मतलब ये जो डायरेक्टर और मैनेजर है ये मेरी कंपनी का है, ये मेरी कंपनी का है, ऑफ माय कंपनी, मतलब द कंपनी इन क्वेश्चन। ठीक है। और एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। मतलब कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड या मैनेजर मेरे डायरेक्टर या मैनेजर के हिसाब से चलते हैं, या फिर किसी के हिसाब से मैं चलता हूं, तो इन दोनों केसेस में इन्फ्लुएंस आ चुका है, इसीलिए वो रिलेटेड पार्टी है, इसीलिए वो एक रिलेटेड पार्टी है। क्लियर। लेकिन अगर ये चीज एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के एक ऑडिटर है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ये है और उनके हिसाब से मैं काम करता हूं, तो उस केस में वो मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि दैट एडवाइस इज अंडर प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो इफ इट इज अंडर प्रोफेशनल कैपेसिटी, रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा। क्लियर। तो पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट nothing in these above sub clauses 6 and 7 shall apply to any advice, direction or instructions which are given in a professional capacity। clear। ओके क्लियर। शिवम आपका क्वेरी है इन पॉइंट नंबर 3, इन पॉइंट नंबर 3 आप पूछ रहे हो ये प्राइवेट कंपनी वाला, रिलेटिव ऑफ ओनली मैनेजर, नहीं ये हिज दोनों पे लगेगा, हिज दोनों पे लगेगा, हिज दोनों पे लगेगा। ठीक है। यस यहां पे कॉमा लगाना चाहिए था, बट नो, यहां पे रिलेटिव आपको दोनों पे लगाना है। मैंने बोला ना, वो कॉमा वाला जो है वो हर जगह काम नहीं करने वाली चीज, वो हर जगह काम नहीं करेगी, बट मेजरली सेक्शन जब आप देखोगे तो इट विल वर्क। बट 1-2% ऐसी जगह मिलेंगे आपको जहां पे वो कॉमा नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई इंटरप्रिटेशन। मैं यहां पे मैनेजर का रिलेटिव लूंगा और डायरेक्टर का नहीं लूंगा तो वो बहुत अजीब हो जाएगा, तो यहां पे हिज रिलेटिव आपको दोनों पे लगाना है। क्लियर। डायरेक्टर मेंबर सेम हो सकता है ना, यस पॉसिबल, एक डायरेक्टर के पास शेयर हुए तो मेंबर भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। 276(8) एनी कंपनी, अब ध्यान से, ये एनी कंपनी के यहाँ पे आप लिख सकते हो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट। अब ये पब्लिक है या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, विच इज अ होल्डिंग कंपनी और इट इज अ सब्सिडियरी कंपनी और एन एसोसिएट कंपनी ऑफ सच कंपनी। सर ये सच मतलब, अरे सच मतलब मेरी कंपनी ना, दिस इज माय कंपनी, कंपनी इन क्वेश्चन, मेरे कंपनी की होल्डिंग, मेरे कंपनी की सब्सिडियरी और मेरे कंपनी की एसोसिएट, सेक्शन 2 क्लॉज 6, ये तीनों मेरे रिलेटेड पार्टी है। ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडियरी। तो समझ में नहीं आया, ये इट मतलब मेरी कंपनी है, माय कंपनी, मतलब मेरी कंपनी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की होल्डिंग है एच लिमिटेड और एच लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है बी लिमिटेड, तो ये आपस में क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी, ये आपस में क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी। क्लियर।
तो ये सिस्टर कंपनीज हो गई ना, कॉमन पेरेंट हो गया, कॉमन एच लिमिटेड। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी। सर ये इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब क्या? एक्सप्लेनेशन में आके बोला कि उस कंपनी ने मेरे अंदर सपोज 20% वोटिंग पावर लिया, 20% वोटिंग पावर लेते ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, और वो होते ही मैं उसकी एसोसिएट बन गई, मेरी कंपनी उस कंपनी की एसोसिएट हो गई। वो कंपनी जिसने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया वो कंपनी है इन्वेस्टिंग कंपनी। तो वो इन्वेस्टिंग कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। सर लेकिन वो तो ऊपर नहीं कवर हो गया। अरे वो तो एसोसिएट हुआ था ना। सुनो, एसोसिएट वाले में मैंने इन्वेस्ट किया है किसी में और वो मेरी एसोसिएट है। इस वाले में किसी और ने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया और मैं उसकी एसोसिएट। क्लियर? अच्छा एक चीज और, 276(8) दिस पर्टिकुलर क्लॉज मैंने आपको क्या बताया पहले इंटरप्रिटेशन में कि दोनों कवर्ड है, पब्लिक और प्राइवेट। अब मैं आपको एग्जेम्पशन करा रहा हूं कि दिस शैल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188 टू अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड 92 एंड 137 आर कंप्लाइड। दो बातें समझना इसके अंदर। मैं आपको कंपनी लॉ में बहुत सारी एग्जेम्पशंस करवाने वाला हूं। कंपनी लॉ में मैं आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस करवाने वाला हूं जो मेजरली कल से आएंगी। ठीक है, तो उसमें एग्जेम्पशंस आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज को है, उसमें आप देखोगे गवर्नमेंट कंपनीज को है, उसके अंदर आप देखोगे सेक्शन 8 लाइसेंस्ड कंपनीज को है, उसके अंदर आप कई निधि भी देखोगे। ठीक है, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्शन 8 ये कंपनीज है ना, इनको एग्जेम्पशन का फायदा तभी मिलता है, जब ये कंपनीज दो सेक्शंस का कंप्लायंस करे, दैट इज सेक्शन नंबर 92 एंड 137। मैं आपको ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में भी रीड कराऊंगा, बट अभी इतना समझो कि फायदा तभी मिलेगा जब ये 92 और 137 कंप्लाइड रहेंगे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि लॉ चाहता है कि आप ये जो फाइलिंग्स है ना, 92 क्या है एनुअल रिटर्न और 137 क्या है आरओसी फाइलिंग, तो आप फाइलिंग्स कंप्लाई करो तो ही आपको एग्जेम्पशन का फायदा देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये काइंड ऑफ चेक हो गया ना कि अगर एग्जेम्पशन का फायदा लेना है तो अपनी जो है फाइलिंग पूरी रखो। इसीलिए ये चीज क्या लिखी गई है, 92 एंड 137 आर कंप्लाइड। ओके, अब मेन बात इन्होंने क्या बोली, एक सेकेंड इधर हो जा भाई। हाँ, मेन बात इन्होंने क्या बोली कि ये वाला जो क्लॉज है ये अप्लाई नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188 टू अ प्राइवेट कंपनी। 188 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 2। तो स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू 188 अगर एक प्राइवेट कंपनी आ जाए तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये वाले क्लॉज में अगर कोई रिलेटेड पार्टी गिर रही है तो उसको हम बोलेंगे भाई तू गिर रही है लेकिन तेरे को एग्जेम्पशन है, तू नहीं मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी। राइट? सो दो कंडीशंस का ध्यान रखना है, एक ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी को है और दूसरा वो सिर्फ एक सेक्शन के लिए एग्जेम्पशन दे रहा है 188 अभी आना है, आने के बाद बेटर समझ आ जाएगा। राइट? एसोसिएट पार्ट अगेन, ओके प्लीज समझो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कि मैंने किसी के अंदर इन्वेस्ट किया, वो मेरी एसोसिएट हो गई और वो मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, किसी और ने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया और मैं उसकी एसोसिएट हो गई। तो दोनों केसेस कवर कर लिए फॉर रिलेटेड पार्टी। एम आई क्लियर अंगी? ठीक है, इसके ऊपर कोई डाउट तो नहीं? आप आगे बढ़ सकता हूं? ओके ठीक है, आगे बढ़ो। 9th, सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो किसको बोला प्रिस्क्राइब? अ डायरेक्टर other than an independent director or a KMP of holding company or his relative with reference to a company। मतलब मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, मेरी कंपनी और मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का एक डायरेक्टर या फिर होल्डिंग कंपनी का एक केएमपी या उनके रिलेटिव मेरी कंपनी के रिलेटेड पार्टी है, एक्सेप्ट मैं एक डायरेक्टर को हटा दूंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये जो प्रिस्क्राइब करा गया है दिस इज इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनीज पीपल। राइट? अंडरस्टूड? क्लियर ओके, ग्रेट। तो ये वाले में दो स्पेसिफिक जने कवर किए, डायरेक्टर एंड केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी या उनका रिलेटिव, बट डायरेक्टर में एक को हटा देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अब सर 276 क्लियर है, अब बात करते हैं 277 की, दैट इज रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ। मतलब रिलेटिव कब मानेंगे,
या तो वो मेंबर्स है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, मतलब एक फैमिली है, ठीक है, शादी हुई, बच्चे हुए, वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन जाती है, राइट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपस में रिलेटिव है, पहला। दूसरा, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस कवर कर लिया यहाँ पे, स्पाउस की कवरेज हो गई, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए रिलेटिव है। एंड थर्ड, प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब में कौन लिया, ध्यान से, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर और बच्चों की शादी कराओ, सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, रिलेटिव में थर्ड वाले पार्ट के लिए मैं सिर्फ प्रिस्क्राइब वाला भी बता रहा हूं, ऊपर से स्टार्ट करो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर भाई बहन, सन, डॉटर और बच्चों की शादी कराओ, सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड। इतना क्लियर है। इसके साथ आपको कुछ स्टेप रिलेशंस लेने हैं। स्टेप रिलेशंस आपको सबके लिए लेने हैं एक्सेप्ट 3, जो बच्चों की शादी कराई, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड, इनका स्टेप नहीं लेना और डॉटर का स्टेप नहीं लेना, बाकी ऊपर जो बचे उन सब में आपको स्टेप भी लेना है, मतलब स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। एक बार रिपीट करें, साथ साथ बोलोगे मेरे रूम में, यस सर। रिलेटिव का मतलब मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड एंड डॉटर को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे स्टेप, मतलब स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड स्टेप सन। ये थी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन। क्या यहां तक क्लियर है आपको? क्या यहां तक क्लियर है? आगे बहुत सारी जगह रिलेटेड पार्टी आएगा, रिलेटिव आएगा, उस टाइम आपके टिप्स पे चाहिए मुझे डेफिनेशन, ठीक है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से ओके डाल दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर जो 359 में अपॉइंट हुआ है, नॉट टू बी लर्न, सिंपल सरकारी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन होती है जिसमें अपॉइंट किया जाता है। दीज आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आर होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ सीजी, सरकारी लोग हैं, इसमें और कुछ लर्न नहीं करना। अब आती है सर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी। आपके पास अगर बुक मिल चुकी है तो आपको उसके अंदर एक पहली अमेंडमेंट मार्क करनी है आज। आप ये जो अमेंडमेंट्स मार्क करोगे ना, इससे आपको लर्न भी बहुत जल्दी होने वाली है अमेंडमेंट्स, क्योंकि इसके चांसेस है ज्यादा पेपर में पूछे जाने के, राइट। सो स्मॉल कंपनी मतलब क्या? देखो, स्मॉल कंपनी मतलब क्या होगी? एक कंपनी तो है ही, एक कंपनी तो है ही, स्मॉल कंपनी मतलब क्या? एक कंपनी तो है ही, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़ा। बट अब उसके अंदर अगर मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक लगाना है स्मॉल का, तो मैं कैसे लगाऊंगा? सर मैं कुछ क्राइटेरिया दूंगा, जैसे टर्नओवर का क्राइटेरिया दूंगा, जैसे टर्नओवर का क्राइटेरिया दूंगा, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया दूंगा, राइट। तो पेड अप शेयर कैपिटल और इसका क्राइटेरिया ऑलरेडी लग चुका है, दैट इज 4 करोड़ एंड 40 करोड़। बस इतना बेसिक समझो, फिर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन करा रहा हूं। तो क्या है स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में इनहेरेंट माना जाएगा कि ये तो स्मॉल हो ही नहीं सकती, पब्लिक तो बड़ी कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कभी हो नहीं सकती, तो ये प्राइवेट कंपनी मानी होगी, या तो ये ओपीसी की फॉर्मेट में रहेगी, एंड उसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ये आगे का आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट प्रिस्क्राइब्ड है 4 करोड़, ठीक है, करंट प्रिस्क्राइब्ड है 4 करोड़। एंड आगे की बात और ध्यान से आपको समझनी है, एंड सर एंड और का डिफरेंस आई डोंट थिंक आई नीड टू स्ट्रेस एट दिस लेवल। एंड मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई करनी है, और मतलब कोई भी एक, तो यहां पे एंड लिखा है, तो पहली कंडीशन आपको पेड अप शेयर कैपिटल की कंप्लाई करनी है, और सेकंड टर्नओवर की कंप्लाई करनी है। क्या? टर्नओवर ऑफ विच एज पर P&L अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹40 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज, ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है आपके लिए, मेन ये लर्न करना है। तो 4 करोड़ तक का शेयर कैपिटल और 40 करोड़ तक की टर्नओवर, दोनों कंडीशन कंप्लाई करते हो तो बनेगी स्मॉल कंपनी, और वो एक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू दीज 3 केसेस।
मतलब अगर ये 3 केसेस में फॉल कर रही हो तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। क्या? होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडियरी कंपनी। सर क्यों? अरे भैया, आपने किसी के अंदर इन्वेस्ट किया या किसी ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया, मर्जर एक्विजिशन वगैरह हो रहा है, इन्वेस्टिंग हो रही है, तो फिर आप स्मॉल कंपनी कैसे हो? आप तो फिर बड़ी हो ना। आप वैसे ये ठीक है, आपका शेयर कैपिटल 4 से कम होगा, टर्नओवर 40 से कम रहेगा, लेकिन फिर आप बड़ी कंपनी हो, ये इन्वेस्टिंग वगैरह चल रही है तो, राइट? सो इन दैट केस दैट कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग एंड सब्सिडियरी आर नॉट स्मॉल कंपनीज। सेकेंड, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8। सर इसको क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि सेक्शन 8 के लिए अलग से एग्जेम्पशन दी जाती है, सेक्शन 8 अलग से गवर्नड होता है, तो इसीलिए उसको स्मॉल कंपनी से हटा दिया। एंड नेक्स्ट, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। मतलब कोई अगर उस पर स्पेशल एक्ट लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बिजनेस के लिए कंपनी बनी और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लग रहा है, या फिर कोई बैंकिंग केस में बनी तो उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन रहा है, तो भैया फिर उनको वही सौंप दो पूरा, वो अपना एक्ट लगाएंगे, हम अपना स्मॉल कंपनी में उसको एग्जेम्पशन देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये थी मेरी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, जिसके ऊपर रिसेंटली अमेंडमेंट आया है। लव धव्या, यस, आपको ये वाली अमेंडमेंट्स में मार्क करवाने वाला हूं, आपको क्लास में अमेंडमेंट्स करनी है। नवंबर एंड मई की बुक्स जनरली एक साथ प्रिंट होती है एंड वी गो फॉर अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट्स में आपको करा के चलूंगा, अलग से एक पीडीएफ की लिस्ट भी दूंगा, और अभी भी मैंने आपको बताया ये आपको अपडेट करना है, अपडेट करना है। लव धव्या क्लियर है? जतिन, मैंने आपको क्लियर किया है क्लास के स्टार्टिंग में ही, प्लीज ध्यान दे। आपको बुक को अमेंड करना है, मैं अमेंड करा रहा हूं साथ साथ, आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। ठीक है, अमेंडमेंट्स हम कवर करते हैं फॉर May 23, राइट? अच्छा अंगी, होल्डिंग या सब्सिडरी मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिंग हुई है, पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या आपके अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इनहेरेंट एजम्पशन है कि भैया आप छोटी कंपनी नहीं हो। बेशक आपके ये लिमिट्स कम हो रहे हैं या ये उससे कम है, 4 से कम है, आपने पैसा तो इन्वेस्ट किया, आप मर्जर एक्विजिशन में आ चुके हो, कोई इन्वेस्ट कर रहा है आप में, तो फिर अभी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। मेघा, ये लिमिट्स पहले 2 और 20 करोड़ थी, ये 4 और 40 करोड़ हो चुकी है। ठीक है जतिन, ओके, यस यस यस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं थोड़े से जनरल इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स, थोड़े से जनरल इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स। ये एज सच आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होने चाहिए। समझो, देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। सिक्योरिटीज इज अ वाइडर वर्ड, शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर सिक्योरिटीज, दे आर नॉट शेयर्स। क्लियर? क्लियर, ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस, मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट में फर्क है। अगर मैं बोलता हूं प्रोहिबिट तो नो मींस नो, हमसे कुछ मत पूछो। रेस्ट्रिक्ट मतलब ओके, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब कंडीशंस दे रहे हैं, थोड़ा आपको धीरे रोकने की कोशिश की जा रही है, कंडीशंस लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रोहिबिट मतलब ना, रेस्ट्रिक्ट मतलब कर लेंगे, बात करते, थोड़ा कंडीशन लगाते आपके ऊपर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने CFNL लेवल पे गलतियां देख रखी है इसीलिए पूछ रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना कि सर ये क्या पूछ लिया हमसे। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है क्या कंपनीज एक्ट के अंदर? जल्दी से बताओ, क्या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है क्या, या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकता है क्या? हाँ या ना? नो नो नो, देख लो, क्या पता कुछ बात छुपी हो, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। नो 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 नो, कोई भी यस का है बच्चा तो मुझे बताओ, मेरे को एक बैच में एक ना एक मिलता है। चलो, आई एम वेरी लकी, इस बार बैच में कोई नहीं है। पिछले बैच में एक ने कहा सर बोर्ड तो पास कर सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन, मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है? अरे यार, ऑर्डिनरी और स्पेशल वाली बातें मेंबर्स रेजोल्यूशन में होती है, मेंबर्स रेजोल्यूशन में होती है, ना कि बोर्ड रेजोल्यूशन में। मतलब बोर्ड नहीं पास करता, बोर्ड हमेशा एक ही रेजोल्यूशन पास करता है, BR, मेंबर्स पास करते हैं ORSR। तो प्लीज, यस गुड अंगी। ऋषभ, इन द कैपेसिटी अलग बात है, ऋषभ इन द कैपेसिटी अलग बात है, बट एज अ बोर्ड वो नहीं करता ना, राइट? ठीक है, सबका क्लियर है कंसेप्ट।
ओके, कंसेप्ट क्या सर, ये तो बेसिक था। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो मैंने हल्का सा ना आगे एक बार दे दिया है, क्योंकि मुझे एक दो बच्चे मिलते हैं हर बैच में। ठीक है, सो OR एंड SR मेंबर्स के लिए रेलिवेंट है, ना कि किसी बोर्ड के लिए। अब मुझे बात बताओ, क्या आपको पता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेंस का क्या फर्क है? क्या ये तीनों मतलब का, तीनों टर्म्स का मतलब आपको पता है? ये चीज आप IDT में भी पढ़ने वाले हो, GST में भी बहुत आती है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन बेलेबल, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल। तो पहला लर्न करने का ट्रिक दे रहा हूं कि कॉग्निजेबल के आगे नॉन नहीं है तो बेलेबल के आगे नॉन लगा दो, और कॉग्निजेबल के आगे नॉन लग गया तो बेलेबल से हटा दो, दोनों नॉन एक साथ नहीं आएंगे। ये है लर्न करने का तरीका, राइट? सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब क्या सर उसमें बेल मिल ही नहीं सकती? नो, बेल मिल सकती है, बट इट इज नॉट गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट। नॉर्मल केसेस में तो बेल सब जगह मिलती है, लेकिन नॉन बेलेबल में आपको बेल के लिए स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ती है, आपकी अलग से सुनवाई की जाती है बेल के लिए, ऐसे नहीं आप सीधा बेल लेके जा सकते हो। ओके, सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ बेल फ्रॉम। एंड ये ऑब्वियसली नॉन बेलेबल किस चीज के लिए रहेंगे? सीरियस ऑफेंसेस ऑफ ग्रीवियंस नेचर, और इनकी जो पेनल्टी होती है वो भी ज्यादा होती है। एंड प्लस पर्संस जो गिल्टी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के, दे कैन बी अरेस्टेड विदाउट एन अरेस्ट वारंट। व्हाई विदाउट एन अरेस्ट वारंट? बिकॉज सर बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस ऑफेंस है, मर्डर वगैरह ये सब इसके अंदर जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। क्लियर? और इसका उल्टा क्या बनाओगे? नॉन कॉग्निजेबल, मतलब इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, राइट? एंड पर्सन गिल्टी ऑफ इट कैन बी रिलीज ऑन बेल, उसमें कोई इशू नहीं है। अरेस्ट वारंट के बिना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं हो सकता। और ये थोड़े से मतलब ज्यादा कुछ वो ऑफेंस नहीं है, ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है। अच्छा सर, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, कंपनीज एक्ट के ऑफेंसेस क्या है? कंपनीज एक्ट के ऑफेंसेस क्या है? कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? सर कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस जो भी हुए वो बेलेबल है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल है, एक्सेप्ट वन, 447 फ्रॉड, जिसको मैं लिंक कराऊंगा आपको SFIO के साथ 212 सबसेक्शन 6 में, राइट? तो उस टाइम मैं आपको फिर से बता दूंगा, बस अभी समझ लो, मेरे साथ लर्न करो। बोलो सर, कंपनीज एक्ट में सारे ऑफेंसेस, ईच एंड एवरी ऑफेंस इन कंपनीज एक्ट 2013 इज बेलेबल, मींस नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट वन, 212 सबसेक्शन 6 लिंक्ड विद सेक्शन 447 फ्रॉड, राइट? आगे बढ़ सकते हैं। महक, बोर्ड कैन पास यूनानिमस रेजोल्यूशन? यस यस एब्सोल्युटली। मेगा पनिशेबल, आई थिंक आपने किसी उसका जवाब दिया, ओके ठीक है। तो ये दोनों क्लियर है ना, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि ये आने वाला है कहीं ना कहीं आगे। अब मुझे एक बात बताओ, कॉग्निजेंस का क्या मतलब है? सर कॉग्निजेंस का मतलब है टेकिंग अटेंशन ऑफ द मैटर। हम कहते हैं ना कोर्ट शल टेक कॉग्निजेंस, इसका मतलब आपका मैटर कोर्ट सुनेगा, बस सिंपल। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल, दीज थ्री आर डिफरेंट टर्म्स ऑल टुगेदर। ओके क्लियर? अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो बेल होता है ना, बेल ये क्या होता है बेसिकली, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं वोंट बी रिलीज्ड ऑन हिज ओन बेल और बॉन्ड। देखो मैंने गलती करी, पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया, अब वो मेरे को बेल करवाने के लिए या तो मैं बेल के बेसिस पे बाहर आऊंगा या खुद के बॉन्ड के बेसिस पे। बेल मतलब एक थर्ड पर्सन आता है और श्योरिटी देता है 2 लाख की, 10 लाख की, कि हाँ भैया ये भागा तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा और उसको मैं लेके आ जाऊंगा आपके पास वापस। और ओन बॉन्ड में क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, श्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, मैं खुद ही बॉन्ड देता हूं कि मैं जो है जब भी चाहिए होगा आई विल बी बैक टू द कोर्ट, आई विल बी बैक फॉर कोऑपरेशन। तो जब मेरा रिलीज होता है, इट कैन बी ईदर ऑन बेल विच इन्वॉल्व्स अ थर्ड पार्टी, और इट कैन बी ऑन माई ओन बॉन्ड, and this is a temporary release from the authorities custody. This is a temporary release. If at the end of the adjudication if I get convicted, I will have to report back and I will be arrested again, मुझे पुलिस दोबारा पकड़ लेगी। क्लियर? तो दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ रिलीज ऑन बेल और ओन बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास दो शब्द और आते हैं, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन और कन्विक्शन। सिंपल सी बात है सर, एडजुडिकेशन मतलब पूरा प्रोसेस, जब भी कोई अथॉरिटी आपका पेनल्टी लगाने के लिए आपकी गलती को कॉग्निजेंस लेती है और उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी करती है, वो पूरे प्रोसेस को कहते हैं एडजुडिकेशन, मतलब टू रीच द कंक्लूजन ऑफ द केस। और एडजुडिकेशन के एंड में अगर मैं गिल्टी पाया गया तो मेरे ऊपर जो फाइनल ठप्पा लगेगा कि ये गिल्टी है, दैट इज कन्विक्शन। वो बोलते हैं ना
इज ही कन्विक्टेड और इज ही एक्विटेड? तो कन्विक्शन मतलब इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एडजुडिकेशन जिसके अंदर मेरे ऊपर फाइनल जजमेंट आ जाएगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजुडिकेशन एंड कन्विक्शन. क्लियर? क्लियर? यही दोनों बातें मैंने इसके अंदर आपको जो है वो बताई है. क्लियर? आगे अब ना जो भी डेफिनेशंस होती है वो दो प्रकार की होती है. ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत आपको काम आने वाली चीज आगे भी लाइफ में इंटरप्रिटेशन की तरफ. एक होती है जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है मीन्स से, और एक होती है जो स्टार्ट होती है इंक्लूड से. क्या आपने सीए इंटरमीडिएट में ये चीज पढ़ रखी है? 100% आपने पढ़ रखी है, बट आपको याद नहीं है अभी. तो ध्यान से इसको दोबारा समझो. मीन्स मतलब जो बोल दिया वही, वॉट एवर आई से इट इज फाइनल. मीन्स मतलब जो बोल दिया वही, दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. एंड इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन. मीन्स इंक्लूसिव का मतलब यह है कि जो जनरल माना जाता है वो तो है ही, बट कुछ क्लैरिफाई करके बताया जा रहा है कि हाँ भैया ये भी इंक्लूड करना है, आपको ये भी इंक्लूड करना है. राइट? सो मीन्स के अंदर मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता. वॉट एवर इज रिटन इज फाइनल, वॉट एवर इज रिटन इज फाइनल. बट इंक्लूड्स whatever you think is normal is included, but we are also clarifying something. So whatever definitions we did or we will be doing in future, you can check the definitions. You will always find something as means or includes. See, KMP means मतलब जो यहाँ पे लिखा वही फाइनल है. हम और आगे एनालिसिस अपना दिमाग नहीं लगा सकते. एनी डेफिनेशन यू कैन पिक. कोर्ट मीन्स, ठीक है, कोर्ट मीन्स, कंपनी लिक्विडेटर मीन्स. सो एनी डेफिनेशन यू पिक, यू विल फाइंड इट ईदर मीन्स और इंक्लूड्स. एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ओके डाल दो एक बार. ये 4-5 डेफिनेशंस में कोई क्वेरी? ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे. ये मैंने आपको कराया 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव. एग्जॉस्टिव मतलब मींस, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड्स. ठीक है. नाउ एक आपको आगे जाके टर्म आने वाला है, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस. सर कंपाउंडिंग मतलब क्या? हम बोलते हैं ना यार कंपाउंड करा लेंगे. कंपाउंडिंग मतलब क्या? मुझे पता है गलती हो चुकी है या फिर मैं गिल्टी होने वाला हूं, तो मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा भैया एक फी ले लो और इस ऑफेंस को कंपाउंड करा दो, इसको ले दे के खत्म कराओ. कंपाउंडिंग मतलब सेटलमेंट. हम कहते हैं ना हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से, दोस्त से लड़ाई हो गई, आ जाए यार सेटल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. तो वही चीज एक है कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस. हर एक एक्ट में कंपाउंडिंग के प्रोविजंस दिए गए हैं. क्यों? क्योंकि सबको पता है सर इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि अगर केसेस हम कंपाउंड अलाउ नहीं करेंगे तो कोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं है देखने के लिए. So it is a compounding that helps to reduce the burden on the judicial authorities, right? So compounding is a process whereby the defaulting person or entity may file an application along with compounding fee amount लो, ले दे के खत्म करो, accept करो अपना offense and pleading for condonation. condonation मतलब सर माफी, सर गलती करी, पैसा लो, केस खत्म करो, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है. दिस इज कंपाउंडिंग. वेरी गुड महक. पैसे दे के सेटल, बेस्ट थिंग, पैसे दे के सेटल. ओके, गुड. सबका यस आ गया, आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, जब भी कंपनीज एक्ट लिखोगे कसम खा लो, कंपनीज एक्ट में सी और ए हमेशा कैपिटल लिखना भाई. कंपनीज एक्ट में सी और ए हमेशा कैपिटल लिखना, स्मॉल मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे. कोई अच्छा एग्जामिनर बैठा तो एम भी बैठ गया तो दे देगा आपको नंबर, राइट? नेक्स्ट. अच्छा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं आपको. व्हेनेवर आई से अ कंपनी एंड व्हेनेवर आई से द कंपनी, देयर इज अ डिफरेंस. सर व्हाई? अरे मेरे भाई ढंग से सुनो. जब मैं बोलता हूं अ कंपनी, इट मींस जनरल, एंड मैं बोलता हूं द कंपनी, इट मींस स्पेसिफिक. लेट्स एक्सटेंड दिस डिस्कशन. मैंने बोला अ पर्सन इज वेटिंग फॉर यू. अ पर्सन मतलब कोई भी ना, अ पर्सन इंसान, कोई भी इंसान. लेकिन मैं बोला द पर्सन इज वेटिंग फॉर यू. द पर्सन मतलब मैंने किसी को पिन पॉइंट किया है, द पर्सन स्पेसिफिक हो गया. तो अब जब आप लॉ पढ़ोगे, मुझे नहीं पता अभी तक आपने कैसे पढ़ी है, अब जब आप मेरे साथ लॉ पढ़ोगे, हो सकता है मैं हर जगह अ और दो को एनालाइज ना करवा पाऊं, क्योंकि मैं तो यहां पे आपको बता के चल रहा हूं. बट जब भी आप लॉ एनालाइज करोगे, आप देखना जब जनरल स्टार्ट हो रहा है तो अ लिखा जाएगा, जब स्पेसिफिक हो रहा है तो द लिखा जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? तो अ और वेरी गुड अंगी, द कंपनी इज कंपनी स्पेसिफिक. वेरी गुड. तो अ और दो को आपको हमेशा ध्यान रखना है. अच्छा, एक जनरल मीनिंग इंटर आलिया. ठीक है, ये इंटर आलिया का मतलब होता है अमॉन्ग अदर थिंग्स मतलब बाकी चीजों को छोड़ के हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं,
राइट, तो दैट इज नोन एज इंटर आलिया अमॉन्ग अदर थिंग्स। ये भी कहीं ना कहीं आता है, आपको डाउट आ सकता है। जनरल जुडिशियली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बता रहा हूं। टॉप पे कौन? सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट इंडिया में? एक। हाई कोर्ट भाई अलग अलग है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र का मुंबई में हाई कोर्ट है, ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट है। उसके नीचे आते हैं दो प्रकार के कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ये आपको नहीं पता होगा, ये थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हर जगह नहीं मिलेंगे। दीज आर पॉपुलेशन बेस्ड कोर्ट, दीज कैन बी सिविल एंड क्रिमिनल, और यू कैन, जो आपने सबसे ज्यादा देखे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट। दीज आर मोस्ट ऑफन सीन इन एवरी स्टेट। जैसे दिल्ली का कोई स्टूडेंट है यार, दिल्ली में जैसे रोहिणी कोर्ट है, मैं वही रहता था, मुझे पता है वो, तो रोहिणी का जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राइट। अब आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस में कोई फर्क नहीं है, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस में कोई फर्क नहीं है। ये कोर्ट है, ये जज है, ये सेम कोर्ट है। लेकिन अगर मैटर सिविल है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर मैटर क्रिमिनल है तो उसको बोला जाता है सेशन कोर्ट। जज भी सेम होता है सर, जज भी सेम होता है, डिपेंड करता है केस क्या चल रहा है, डिपेंड करता है केस क्या चल रहा है, राइट। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द बेसिक जुडिशरी वर्क्स। इसके सिवाय ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। कैन अ प्राइवेट कंपनी बी अ लिस्टेड कंपनी? यस, इट कैन बी अ लिस्टेड कंपनी, बट वी विल हैव टू स्टडी एक्सक्लूजन्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 42, 2 क्लॉज 52 का प्रोविजो, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है, रूल 2A के साथ लिंक करके, रूल 2A के साथ लिंक करके, राइट। सो दिस पार्ट एक्चुअली कैन बी लेफ्ट, मैंने करा दिया है। अच्छा, एक जनरल बात, एक जब कंपनी होती है तो कंपनी को चलाने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर। डायरेक्टर का काम, आगे जाके पढ़ने वाले हो ड्यूटीज, तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टर का काम है मैनेजमेंट, और मेंबर्स का काम है सिर्फ कंपनी में पैसा लगाना। दे ओन द कंपनी बट दे हैव नो पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये चैप्टर 1 के भी बेसिक्स में आएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने ना, आप कहीं की जगह पढ़ने वाले हो, 164 में, 167 में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, हेल्ड गिल्टी ड्यू टू मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। और अदरवाइज आपने पढ़ रखा है ना, हेल्ड गिल्टी या कन्विक्टेड ड्यू टू ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। तो ये और अदरवाइज का मतलब क्या होता है? ये और अदरवाइज का मतलब होता है कन्विक्शन अंडर कंपनीज एक्ट, कन्विक्शन अंडर कंपनीज एक्ट। Now this Companies Act can be 2013 or even the earlier Act 1956। और ये मैं नहीं कहता, ये कहता है रूल नंबर 2 ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। पेपर में ये कोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि क्वेरी नहीं आनी चाहिए, और अदरवाइज ऐसे नहीं कुछ भी। ये एग्जैक्टली बता रहा है कि कन्विक्शन हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर। और मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? जनरल, वो कंपनीज एक्ट नहीं, आपने जनरल में गलत काम किया मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाके, राइट, ओके। ये दो जनरल पॉइंट्स मैंने दिए आपको कि समटाइम्स द लॉ विल बी ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन वेयर बाय डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मे बी फॉर्म्ड, हाउएवर आवर फोकस व्हाइल इंटरप्रिटिंग द सेम शुड बी सोनली ऑन द पार्लियामेंट्री इंटेंशन, दैट इज द इंटेंशन ऑफ लॉ। ये बेसिक है। एंड इफ देयर आर सम कॉन्ट्ररी पोजीशंस, जनरली वी नीड टू कंसीडर लेटर ओवर फॉर्मर, मतलब लेटर वाला आपको कंसीडर करना है रादर देन फॉर्मर। इसके सिवाय मैंने बस एक पेज आपको और दिया है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन डेफिनेशंस, जो कि आपको इंटर का, ये बेसिकली सी इंटर में हम पढ़ाते हैं। तो आपको मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए। ये वाला जो पार्ट है, ये एक पेज, बस यहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे का एक पेज आपको रीडिंग लेके रखनी है, ठीक है। इतना कर लोगे मेरे लिए प्लीज। ये इंटर का पार्ट है, ये मैं जनरली दिया, ये मैं नहीं दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए, ठीक है। इतना मेरे लिए कर लोगे आप प्लीज? एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ सर हम पढ़ेंगे, बताओ। हम पढ़ लेंगे, एक पेज आपके लिए करके आएंगे, क्योंकि आज मैंने ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करा है। कोई भी नहीं कह रहा? हाँ गुड, मेगा ने कहा ओके सर। कोई भी और नहीं कह रहा है? एक बार प्लीज इसको कंफर्म करो कि आप इसको करके आओगे। यस यस आए दिव्येश, गुड, ठीक है। तो मैं छोटा सा ये होमवर्क दे रहा हूं, और आज का हम एक लास्ट पार्ट उठा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप डेफिनेशन। पढ़ेंगे सर, अमृता ने भी बोला, ऋषभ ने भी बोला, सीमा शर्मा यस, हाँ जी सर, पवन, एवरीवन ऐसे, वेरी वेरी गुड, विल डू, भूषण गुड। तो इतना पार्ट कर लेना, इसमें क्वेरी नहीं आएंगी क्योंकि ये इंटर का भाग है, ये मैं इंटर में पढ़ाता हूं, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप रीड करके इसको ग्रास्प कर लो, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टार्टअप डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? आज के इसमें स्टार्टअप का कल्चर है, राइट। एंड आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि स्टार्टअप्स को हमें कुछ एक्स्ट्रा फायदे देने पड़ेंगे, तो ही स्टार्टअप्स प्रॉपर तरीके से इंडिया में डेवलप किए जाएंगे और उनका
उनको इंसेंटिव्स देंगे तो उनको फायदा भी मिलेगा एंड इट विल बी प्रमोटेड. स्टार्टअप कल्चर हैज टू बी प्रमोटेड इन आवर कंट्री, राइट? सो दैट्स व्हाई हमारे डिपार्टमेंट ने एक स्टार्टअप की डेफिनेशन लाई और बोला कि अगर आप इस डेफिनेशन में फॉल करते हो तो आओ हमारे साथ रजिस्टर हो जाओ, क्योंकि हम स्टार्टअप्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स देने वाले हैं. टैक्स ब्रेक्स वगैरह भी होते हैं, डीटी में भी आपने पढ़ा होगा, राइट? सो पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. क्या ये नाम लर्न करने की जरूरत है? आंसर इज नो. मेन पढ़ो स्टार्टअप होता क्या है. स्टार्टअप के लिए एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर स्टार्टअप का डेफिनेशन वाज आस्क्ड इन एसएफएम. अच्छा ओके, एसएफएम में ऐसा एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर May 22 में स्टार्टअप का डेफिनेशन पूछा गया था. यस, उसमें थ्योरी पार्ट में आ सकता है, तो यहां पे अच्छे से समझ लो, पता नहीं कहां कहां आपके नंबर आ जाएंगे. ठीक है. सो एक एंटिटी को स्टार्टअप कब माना जाएगा, उसके लिए 3 कंडीशंस है. पहला, आप अपनी एंटिटी को अप टू 10 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ही स्टार्टअप बना सकते हो, रिकॉग्नाइज हो सकते हो. उसके बाद नहीं, ये नहीं आप 20 साल तक स्टार्टअप बने रहोगे ना, 10 साल तक बना सकते हो. सर 10 साल कब से? जब से आपका एंटिटी बनी, जब से आपकी एंटिटी बनी. सर ये आप बोल रहे हो एंटिटी, ये एंटिटी मतलब एग्जैक्टली कौन? सर एंटिटी मतलब इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म और इट कैन बी अ एलएलपी. सर पब्लिक कंपनी? नो. पब्लिक कंपनी बना रहे हो, मतलब बड़ी कंपनी बना रहे हो, स्टार्टअप में क्यों आ रहे हो फिर, राइट? सो फॉर स्टार्टअप डेफिनेशन यही 3 एंटिटीज का स्ट्रक्चर अलाउड है. और इन 3 कंपनीज मतलब ये प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को भी अगर स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज होना है तो वो 10 साल तक ही स्टार्टअप कंसिडर करी जाएगी, राइट? सो आगे पढ़ो, अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी, और रजिस्ट्रेशन इफ इट इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी. क्योंकि सर फर्म इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, रजिस्टर होती है. नेक्स्ट, turnover of the entity for any of the financial year since incorporation cum registration does not exceed, मतलब has not exceeded ₹100 crore. अरे भैया 100 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर चली गई तो आपको किस बात का बेनिफिट चाहिए? अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हो, यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, यू आर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन 100 crores, then you are not a startup, right? And third is a general point, that entity is working towards innovation, development, improvement of products, processes, services, or it is a scalable business model with high potential for employment generation or wealth creation. So this is for India, this is for our country development, this is for our country development, right? That it will create some employment and everything. Now again I am planning of some kind of I'm doing some kind of planning for getting my company registered as a startup. So my existing company, let's say मैं ये सोच रहा हूं, ठीक है, मेरी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है ए लिमिटेड. दिस इज प्रॉपरली वर्किंग, दिस हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेट्स से पास्ट 20 years. नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको ना स्प्लिट कर देता हूं या इसको ना रिकंस्ट्रक्शन में डाल देता हूं, एंड लेट्स ट्राई टू गेट दैट न्यू कंपनी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप. लेट्स से मेरी ए लिमिटेड की 200 करोड़ की टर्नओवर है, मैं दोनों को 2 कंपनीज बना के स्प्लिट करके उसको 100 करोड़ में डाल देता हूं. So this kind of planning won't be allowed because the proviso has come and it says that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business, it shall not be considered as a startup. Is it clear? Is it clear? Is it clear guys? शिवम इसको एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी की तरह ही अपने को बनाना है. अगर ओपीसी होता तो वो चीज लिखता. सो इंटेंशन ऑफ लॉ में अगर वो चीज होती तो वो लिखी जाती. इनकॉर्पोरेटेड क्या लिखा है देखो, इनकॉर्पोरेटेड एज तो ओपीसी को अगर आप ओपीसी की तरह इनकॉर्पोरेट लिख करके चल रहे हो तो फिर वो कैसे लगेगा इसके अंदर? क्लियर है सबको? क्लियर है? हर्ष, लवदव्या, यस यस, धन्या, यस 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 यस. Okay, so I think everyone is clear with this kind of this particular definition startup, क्योंकि बहुत जगह काम आने वाला है, right? ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके, यस यस यस. अच्छा ओके, क्लियर. अब मुझे एक बात बताओ, 2 सवाल ऑनेस्टली
आज की क्लास समझ में आई है? आज का हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं था एग्जाम से, बट ये बेस अगर मैं नहीं बनाता तो आप इन द कोर्स ऑफ स्टडिंग कहीं ना कुछ ऐसे वो आता कि सर ये नहीं समझ में आया, सर ये बताओ। तो ये वाली चीज आई हैव ट्राइड कि मैं आपको एक बेस, आज एक सॉलिड फाउंडेशन हमने ले किया 3 घंटे में, कि इसके बाद अब हम चैप्टर्स का जब ऊपर बिल्डिंग मारना स्टार्ट करेंगे ना तो एकदम फाउंडेशन पक्का रहेगा। राइट? आज की क्लास क्लियर है? यस, क्लियर क्लियर क्लियर। पूरी लॉ ऐसी पढ़नी है। आज वाला तो फिर भी ना इंट्रोडक्शन के डेफिनेशन क्लॉजेस थे, तो उसमें फिर भी चार्ट फॉर्म इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट अभी देखो डायरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, इसमें भर भर के चार्ट्स और फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें तो और भी मजा आने वाला है, इसमें और भी मजा आने वाला है। ये देखो डायग्राम से डायग्राम से इसके अंदर तो आज का समझ आ गया तो फिर आगे तो बहुत बढ़िया, आपको और मजा आएगा। ओके ओके, क्लियर क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको विद रिस्पेक्ट टू बैच, विद रिस्पेक्ट टू क्लास, कोई भी जनरल क्वेरी हो तो वी आर गिविंग 5-10 मिनट्स मोर, लेट्स क्लैरिफाई इट। कोई भी जनरल क्वेरीज है आपको तो बताओ। कुछ ऐसा कि अच्छा, टेस्ट के रिस्पेक्ट में आपको एक डाउट आ रहा था, सुनो, मैं एक कॉर्पोरेट लॉ का अलग टेस्ट लेने वाला हूं, मैं एक इकोनॉमिक लॉ का अलग टेस्ट लेने वाला हूं, और मैं एक टोटल कॉर्पोरेट फुल पेपर एक लेने वाला हूं, जो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं आपका जो मॉक टेस्ट आएगा ना एमटीपी, वही करवाऊंगा आपसे 3 घंटे में, और मैं चेक करूंगा। ठीक है? और शिवम, डू वी हैव टू लर्न द डेफिनेशंस टॉट टुडे? शिवम, कुछ कुछ तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे फाइनेंशियल ईयर, जैसे एसोसिएट कंपनी, जैसे रिलेटेड पार्टी, जैसे रिलेटिव। जो जनरल इंटर वाली है, मतलब आप इतना वो मत करना कि ये इंटर वाली है फाइनल वाली है, जनरल अभी आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सी डेफिनेशन यूज हो रही है। यस यस यस, 2 मिनट में बता रहा हूं, टेस्ट वाली चीज खत्म कर रहा हूं, ये वाला मैं मोस्ट प्रोबेबली आपसे एमटीपी करवाने वाला हूं। उसको छोड़ के उसको छोड़ के मैं एक स्पेशल सैटरडेज आपके लूंगा। सैटरडे को मैं ट्राई करने वाला हूं कि 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास हम, मतलब 1 घंटा और 1 घंटा ऐसा कुछ सेशन रखे, जिसके अंदर मैं आपको उस हफ्ते के जो भी हमने पार्ट कवर किया उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछूंगा, क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आई वांट कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन वो रिवाइज करके अच्छे से आंसर कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट में जनरल गाइडेंस भी हम प्लान कर सकते हैं, जनरल गाइडेंस कि आपको पढ़ते वक्त बाकी भी सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर रहे हो, तो कुछ भी एक जनरल इशू आ रहा है तो उसको एक आधा घंटा देंगे, आपके इश्यूज को फटाफट से सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव यू द फ्लो एंड टारगेट्स फॉर नेक्स्ट वीक, राइट? इफ दैट इज ओके विथ यू। ये हो गया। अखिला, मैं 1 सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर से ढंग से समझ लो एक ही बार में फटाफट। हर एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च, अपकमिंग 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। लेकिन अगर एक कंपनी बनी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट की जगह हम अच्छा रहेगा अगर बोले फॉलोइंग ईयर। तो अगर सपोज एक कंपनी बनी है 2 अगस्त 2022 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। लेकिन अगर एक कंपनी बनी है लेट से 18 जनवरी, आज की डेट को, 2023 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना 2023 का फाइनेंशियल ईयर हम 31 मार्च 23 में खत्म करा है, ईयर तो चेंज हो। ओके सर, यस अमृता, हम एक सेकेंड यस ऋषभ, क्वेश्चन बैंक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्लास में करवाने वाला हूं, वो चैप्टर स्टार्ट होने के बाद करे जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स थे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ये हो गया, ये हो गया। वन सजेशन, इफ आफ्टर वन क्लास ऑन व्हाट्सएप एनी अमेंडमेंट टू बी मेड, यस अंगी एक्सेप्टेड। उस पर्टिकुलर दिन का अमेंडमेंट मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको अपडेट करना मत भूलो। मैं अमेंडमेंट के नोट्स भी दूंगा आपको, डोंट वरी, मैं दोनों कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, और कौन सी क्वेरी है? सर वाइल डिस्कसिंग फ्लो चार्ट इट वुड बी बेटर टू कंस्ट्रक्ट द चार्ट रादर देन अंडरस्टैंडिंग। जतिन, उस चीज के लिए टाइम बहुत इन्वेस्ट होगा, चार्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से बन रखे, इस बुक में बहुत मेहनत गई है, मतलब आई नो कि ये चार्ट्स आपके लिए वर्क करेंगे। डोंट इन्वेस्ट मच टाइम। हाँ, घर पे रिवाइज करते वक्त क्विकली रफली चार्ट बना सकते हो, वेल एंड गुड। अलग से दोबारा नोट्स मत बनाना, टाइम बहुत जाएगा। जतिन सर, आप नोट्स लिखवाओगे या बुक से करना है? बुक से करना है सीमा।
बुक से ही करना है, और नोट्स जो हैंड रिटन में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूं, एंड में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको कुछ नोटिंग करनी हो, घर में पढ़ते हो तो आप कर सकते हो, बट मेजरली जरूरत नहीं पड़ती मेरे बुक्स में, राइट। आपको एडिशनल हैंड रिटन नोटिंग वगैरह करनी है, डू इट, नॉट एन इशू। मैं ये वाला अलग से एंड में पीडीएफ दूंगा आपको, ये वाला जो ना क्लास हैंड रिटन, ये मैं आपको अलग से भी एंड में पीडीएफ दूंगा। इसमें तो भी हम भरते जाएंगे बहुत सारी चीजें। सर सैटरडे सेशंस आर मच रिक्वायर्ड, आई नो रेसम, यस वी विल बी डूइंग दैट। हो सकता है मैं संडे को भी आपसे ले लूंगा एक सेशन, क्या हो गया, संडे को भी मिल लेंगे 1 घंटा यार, है ना। अपने को ऐसा नहीं है कि 95 आवर्स मतलब 95 आवर्स, मेरा मेन एम है कि यार आपको 1 महीने में चेंज करना है जो भी आपका परसेप्शन है। ओके सर, हाउ वुड द क्वेश्चन बैंक बी कवर्ड? यस यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंगी आई विल बी कवरिंग इन द क्लास। बैलेंस वंस यू हैव टू कवर ऑन दैट डे और नेक्स्ट डे, सो दैट आपका कंसेप्ट पूरा हो। रिवीजन के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाना। डू वी डू आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट सेपरेटली? अब भूषण उसको अलग से कर लोगे तो फायदा मिलेगा, मेरे एमसीक्यू उससे ज्यादा डिटेल्ड होते हैं तो वो वाले निकल जाएंगे आपके, बट कर लेना एक बार। हर्ष, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कंपनीज एक्ट के ऑफेंसेस, सिंपल। अमृता, लैंग्वेज सी थोड़ी बहुत अपनी निकलेगी, समवेयर और अदर आवर ओन लैंग्वेज विल बी देयर, बट लीगल पॉइंट्स नीड टू बी करेक्ट, right? No, it is not possible to learn the legal language by heart in terms of grammar. I also cannot do it. The comma, some points I will mess up if I write exam today, but main point should be there. For example, if there is some legal point with respect to 165 or whatever we studied today, that needs to be there as it is. But framing and English can be yours, not an issue. No one can study it by heart. ऋषभ, 7:30 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आई नो, आई थिंक कई बच्चे अभी भी छोड़ के जा चुके, बिकॉज दे हैव टू गो फॉर ऑफिस। आई नो मेनी आर वर्किंग। ओके महक, बाय। मैं अभी थोड़ा सा 2 क्वेरीज ही ले रहा हूं, तो आपको छोड़ना तो आप छोड़ सकते हो। सर सैटरडे को हम कुछ न्यू कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे एंड ड्यूरेशन? वरुण, पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। हो सकता है मैं वो सैटरडे सेशंस का जो जनरल गाइडेंस है वो संडे को भी ले लूं, क्योंकि संडे को तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, संडे को तो जनरल गाइडेंस रख सकते हैं हम, या उसको यूट्यूब पे ले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, बट सैटरडे को पढ़ेंगे, सैटरडे को पढ़ेंगे। सर चैप्टर वाइज बोर्ड नोट्स दे पाओगे? ऋषभ, मेरा मन तो वही है, बट वो बहुत सारा हो जाएगा आपके लिए यार, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं हो जाएंगे उस चीज के लिए। मैं देखता हूँ ऋषभ, ट्राई करता हूँ चैप्टर वाइज हो जाए, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड आपको वो चीज लिखनी होगी। शिवम, रिलेटेड पार्टी पॉइंट नंबर 8, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन प्लीज? देखो उसके अंदर 3 कवरेज रखी है ना हमने बेसिकली। शिवम, मैं क्विकली बता देता हूं, एक बार उसको जस्ट गो थ्रू दोस पर्टिकुलर पॉइंट। एक सेकेंड, कौन सा कह रहे हो आप? 276 कौन सा कह रहे हो? 8 क्लॉज कह रहे हो आप? देखो इसके अंदर बेसिकली 3 हम कुछ कंपनीज को उठा रहे हैं। कौन सी कंपनीज? मेरी होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट, या जिसने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया, या फिर उस कंपनी और मेरी कंपनी का कॉमन पेरेंट है होल्डिंग। बस ये था पॉइंट। एक बार शिवम घर पे रीड क्वेरी आता है तो मैं उठा लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये हो गया। नैन्सी, नवंबर 22 के ऊपर के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। वैसे क्या होता है ना, देखो कोई भी बुक बनेगी तो अगले अटेम्प्ट के आते ही है क्वेश्चन, तो उसका कोई एंड नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, मैं भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, दैट इज फाइन। मैं भी करा दूंगा, मैं उसका यूट्यूब में भी वीडियो डालना है, कई बच्चों का क्वेश्चन बैंक भी है पुराने। ओके सर, एंड सर वन मोर थिंग, आंसर्स लैंग्वेज शुड बी सेम और पॉइंटर्स वर्क। पॉइंट्स डाल सकते हो, बड़े बड़े पैराग्राफ अवॉइड करना, बच्चों एग्जामिनर्स को पसंद नहीं है बड़े बड़े पैराग्राफ, रीड करने में दिक्कत आती है। स्ट्रक्चर्ड आंसर रखना, आंसर राइटिंग में आपको बता दूंगा और बाद में। मेगा, इट वॉज अ वंडरफुल स्टार्ट, आई डिडंट नो दीज बेसिक कंसेप्ट्स, नाउ इट्स क्लियर। ओके ग्रेट मेगा, ग्रेट, आवर स्टडी विल बी लाइक दिस ओनली इन द एंटायर क्लास। हाय सर, इट वॉज प्लीज एंड डेली। श्वेता, 10-10-15 मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, मैंने सेफ साइड 10:30 मार्क कराया था ताकि कभी आगे पीछे हो, बट यस 10 to 10:15 से आगे मैं नहीं खींचूंगा। ठीक है श्वेता। ऋषभ, कॉमा वाले पॉइंट को बहुत पकड़ के मत बैठना, क्योंकि वो हर जगह आपको क्वेरी देगा। उसका एक जनरल मीनिंग ये है कि कॉमा के बाद हम सेपरेटर यूज करते हैं, कॉमा इज यूज्ड एज अ सेपरेटर,
राइट, बट हर एक में अगर आप कॉमा को एनालाइज करोगे तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट रियल लाइफ में तो हमें एनालाइज करना पड़ता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू वोंट बी टेस्टेड ऑन दैट पार्ट। आप क्या कह रहे हो ऋषभ? थर्ड पॉइंट में डायरेक्टर के बाद कॉमा दिया है, फोर्थ पॉइंट में डायरेक्टर ऐसा मेंशन क्यों? कौन से वाले पॉइंट में ऋषभ? एक सेकेंड, और कौन से क्वेरीज है? एक सेकेंड सर, कोई प्री क्लास प्रेप की जरूरत है? एज इन जस्ट गोइंग ये एक दिन लवदव्या, आपको एक दिन जो जैसे आज किया, शाम को उसको रिवाइज करना है, अगले दिन सुबह यू कैन सिट फॉर द क्लास। प्लीज एक चीज सबको बता रहा हूं, अवॉइड वन थिंग, अवॉइड वन थिंग। क्या? कि आज क्लास हुई, कल सीधा के बैठ गए, वो नहीं। प्लीज, आपका फ्लो टूटेगा कहीं ना कहीं, आपका फ्लो टूटेगा कहीं ना कहीं। ओके ओके सीमा, ओके। मनन 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 मनन, यस मनन। ऋषभ, मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार डालो, मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज ऑडियो नोट के थ्रू क्लैरिफाई करता हूँ। अभी बहुत क्वेरीज आ रही है। ऋषभ, आपका एग्जैक्ट कॉमा वाला पॉइंट मुझे बताओ, कौन से वाले में आप कह रहे हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके ओके ओके। ऋषभ क्लियर है ना? मेरे को व्हाट्सएप पे बताओ एक बार एग्जैक्ट वो फोटो भेज के। ये वाला हो गया पार्ट। मनन, आई थिंक दिस इज क्लैरिफाइड। कॉमा वाली बात मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कुछ अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ उसकी वजह से आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाए। जनरली कॉमा की इंटरप्रिटेशन इज यूज्ड एज सेपरेटर, बट लॉ में यू हैव टू सी इंटेंशन। ऋषभ, इंटेंशन देखना है कि आप हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर जाएगा। अगर मैं सिर्फ मैनेजर के रिलेटिव को ले रहा हूँ, डायरेक्टर के रिलेटिव को नहीं ले रहा हूँ, रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हम किसी को। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दैट विल बी फॉर लेटर स्टेजेस ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। एग्जाम में नो वन इज गोइंग टू टेस्ट यू। लव दव्या, यस, वेरी वेरी गुड, मेहनत करो। आज तो एक ही सेशन हुआ है, ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे 30 दिन, और ऐसे ही मैं आपको लॉ करा दूंगा। इट वॉज वंडरफुल दिव्येश, यस, एक्साइटेड फॉर लॉ, नेवर फील द सेम। दैट इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग कि लॉ को अलग तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज का क्या मैं सेशन रैप अप करूं? ठीक है, चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज मिलकर लाइव बैच में, बहुत मजा आया मुझे आज फर्स्ट बैच में, फर्स्ट लेक्चर में रादर। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर्स का चैप्टर। नोट्स में आपको डलवा दिए, गूगल ड्राइव में मिल गए हैं। इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी वी डोंट नीड टू लर्न प्लस राइट बियॉन्ड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ एज मे बी प्रिस्क्राइब। मनन, नो नीड। मतलब अगर आप लीगल प्रोविजंस लिख रहे हो, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, डू इट, राइट इट, कोई इशू नहीं है लीगल प्रोविजंस में, लीगल प्रोविजंस में। बट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एमसीक्यूज में नो वन इज गोइंग टू टेस्ट 10 and 100। दैट लिमिट स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट कि 10 और 100 के ऊपर नहीं जा सकते, राइट? बट अपने को 4 और 40 रेलिवेंट है। थैंक यू सीमा। ओके ग्रेट, चलो मैं आज का रैपअप कर रहा हूँ। एंड नोट्स का पीडीएफ ले लेना, मैं हो सकता है आज क्वेश्चन बैंक का भी डलवा दूंगा, ताकि जिसके पास बुक्स नहीं आई वो काम हो जाए। आपका किसी कोई जान पहचान में किसी को ज्वाइन करना है लाइव बैच, आज करवा लो, क्योंकि आज स्टिल हमारा बेसिक था, कल से अपना मेन स्टार्ट होगा, राइट? बाकी रिकॉर्डेड अवेलेबल है ही, कोई इशू नहीं है। चलो, सो इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू ऑल। कल सुबह मिलते हैं अपन 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।